स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किंतु इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा समास है, यानी कि जो टॉपिक हमारा समास है, उसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा के बारे में पहले जान लेते हैं। तो समास की परिभाषा को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास रचना में क्या होता है, प्रायः दो पद होते हैं। कौन कौन से और कैसे होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद की अगर बात करें, पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद का मतलब पहला पद क्या होता है, पहला पद हो गया। उत्तर पद का मतलब होता है बाद का पद। ठीक है, इस प्रकार से पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ हम लोगों ने जाना कि पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद और उत्तर पद का अर्थ होता है बाद का पद। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा उदाहरण है राजपुत्र। राजपुत्र में पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, इसे हम बता देते हैं आपको। तो जो राज है ये हमारा पूर्व पद है, क्या है, पूर्व पद हो गया। बात करते हैं पुत्र के बारे में, तो पुत्र हमारा उत्तर पद हो गया। क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। इस प्रकार से राज हमारा पूर्व पद और जो पुत्र है वो उत्तर पद हो गया। अब बात करते हैं समस्त पद और समासिक पद के बारे में। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है, ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब बात करते हैं समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने पर। कहने का मतलब है जो समस्त पद होता है उसके सभी पदों को जब हम लोग अलग अलग करते हैं या फिर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है नील कमल, एग्जाम्पल हमारा है नील कमल। तो नील कमल का जो विग्रह करेंगे तो हमारा आ जाएगा नीला है जो कमल। तो ये हमारा हो गया समस्त पद, यानी कि नील कमल जो है वो समस्त पद हो गया और नीला है जो कमल वो हमारा हो गया समास विग्रह। ठीक है, ये तो हमारे समास विग्रह की बात हो गई। अब बात करते हैं समास के भेद के बारे में। समास के भेद की अगर बात करें तो समास के 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से समास के 6 भेद होते हैं। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और जो लास्ट है वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे 6 समास के भेद हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला यानी कि अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम पहले समास यानी कि अव्ययी भाव समास के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अव्ययी भाव समास ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। जिस समास का पहला पद, पहला पद का मतलब पूर्व पद अभी हमने बताया, तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, यहाँ हमने लिखा है समस्त पद और यहाँ पे है विग्रह, यानी कि समास विग्रह की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले यह जान लेते हैं जो अव्ययी भाव समास होता है इसे पहचानने का तरीका, इसे किस प्रकार से पहचानेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में अधिकांशतः जो होता है आगे यानी कि जो पूर्व पद होता है वो उपसर्ग होता है। अधिकांशतः क्या होता है, पूर्व पद में उपसर्ग होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल पहले अपना। तो यहाँ पे जो समस्त पद हमारा लिखा है, पहला लिखा है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, इसका विग्रह क्या हुआ, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर फोकस करें तो जो हमारा प्रतिदिन लिखा गया है, जो प्रति है वो पूर्व पद हो गया और जो दिन है वो उत्तर पद हो गया। तो अभी हमने कहा जब अव्ययी भाव समास को जब हम लोग पहचानते हैं तो अधिकांशतः जो उसका पूर्व पद होता है वो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो प्रति देखेंगे हमारा एक उपसर्ग है, तो यहाँ पे जो पूर्व पद है उपसर्ग दिया गया है। इस प्रकार से हम अव्ययी भाव को सरलतम रूप से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो
विग्रह होगा वो हो गया प्रत्येक दिन। इसी प्रकार से आजन्म, आजन्म का विग्रह हो गया जन्म से लेकर, यथा संभव का हो जाएगा जैसा संभव है। इस प्रकार से हमने जाना अव्ययीभाव समास के बारे में। अब दूसरा पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए तत्पुरुष समास की अगर हम लोग बात करें तो तत्पुरुष समास क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जिस समास में बाद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है, तो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे बात करते हैं राजा का कुमार, तो हो गया हमारा राजकुमार। यहाँ हम फोकस करें जो का लिखा है यानी कि कारक चिन्ह हमारा लुप्त हो गया है, इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, राजकुमार हो गया। यहाँ भी लिखा है स्वर्ग को प्राप्त, को जो हमारा है वो लुप्त हो जाएगा यानी कि कारक चिन्ह जो है वो लुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। इस प्रकार से ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। अब यहाँ पे ये देखते हैं जो तत्पुरुष समास होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष समास यानी कि कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। चलिए पहला हमारा क्या है, इसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, इसके अगर कारक चिन्ह की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है, यानी कि तत्पुरुष समास जो होता है उसका कारक चिन्ह को होता है। चलिए यहाँ पे समस्त पद है और विग्रह है। समस्त पद में दिया गया है गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। इस प्रकार से ये हमारा हो गया कर्म तत्पुरुष हो गया। दूसरा बात करते हैं करण तत्पुरुष के बारे में। चलिए करण तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या है, से द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा कारक चिन्ह हो गया। जैसे हमने लिखा करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, यहाँ पे हमारा से आया है, तो इस प्रकार से ये हमारा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूसरा देखते हैं शोक ग्रस्त, यानी शोक से ग्रस्त हो गया। सूर्य रचित, तो सूर्य द्वारा रचित, यहाँ पे से, दूसरे वाले में भी से और तीसरे वाले में द्वारा। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास हो गया। बात कर लेते हैं तीसरा हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का समास विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला हो गया। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, यहाँ पे कारक चिन्ह हमारा क्या आया है, के लिए आया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपादान तत्पुरुष। इसी प्रकार से हमारा अपादान तत्पुरुष है। जैसे हमने लिखा धनहीन, तो धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इसी प्रकार से है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष क्या है, इसका कारक चिन्ह अगर देखें तो संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है का, की, के। ये हमारा हो गया कारक चिन्ह की बात। अब देखते हैं जैसे हमने लिखा राजपुत्र, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो आएगा राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। पराधीन, पर के अधीन। इस प्रकार से ये हमारा संबंध तत्पुरुष हो गया। बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो है में, पर। इस प्रकार से जैसे गृह प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश में देखेंगे तो गृह में प्रवेश में आया है तो हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो गया। आप बीती, इसका जब विग्रह करेंगे तो आप पर बीती, पर आया तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह के बारे में। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे हमने लिखा विभक्ति। विभक्ति में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये तो हमारे विभक्ति की बात हो गई। अब बात करते हैं कारक। तो जो प्रथमा विभक्ति है उसका कारक क्या है, कर्ता। कारक चिन्ह की बात करें तो उसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने, यानी कि कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने हो गया। उसके बाद द्वितीय विभक्ति अगर बात करें, द्वितीय विभक्ति का कारक है कर्म और कारक चिन्ह को हो जाएगा। तृतीय विभक्ति करण, कारक चिन्ह से द्वारा। संप्रदान की बात करें तो ये हमारा चतुर्थी विभक्ति है और कारक चिन्ह के लिए। पंचमी विभक्ति हमारा है
यहाँ पे अपादान, अपादान का कारक चिन्ह है से, यानी कि अलग होने के अर्थ में। ठीक है, ये हमारा कारक चिन्ह हो गया। बात करते हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। तो षष्ठी विभक्ति का जो कारक है वो संबंध है, और कारक चिन्ह का, की, के आदि कुछ भी आ सकता है। का, की, के, नानी ने कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बात करते हैं सप्तमी विभक्ति के बारे में। तो सप्तमी विभक्ति यानी कि जो अधिक कारक है वो अधिकरण है, और कारक चिन्ह हमारा क्या हो गया, में, पर। संबोधन हे अरे। इस प्रकार से ये हमारा हो गया विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह के बारे में जान गए। अब हम अगर बात करें इसे हम याद किस प्रकार से करें, तो चलिए हम याद करने का तरीका भी बता देते हैं। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, की, के, नानी ने आदि, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।